भारत दौरे पर मिस्र राष्ट्रपति एल-सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों की आपसी हितों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बैठक। कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मिस्र के राष्ट्रपति का स्वागत। राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे अब्देल फतेह अल-सीसी। 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम करेंगी संबोधन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क्स पर होगा सीधा प्रसारण। लखनऊ के बिल्डिंग हादसे में अब तक 14 लोगों का रेस्क्यू, 3 की तलाश जारी। बिल्डिंग के मालिक और बिल्डर दोनों पर फौरन मुकदमा दर्ज करने के दिए गए आदेश। खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में आज सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना पर टिकी नजरें। अमेरिका की डिजारे क्रॉसड्रिक और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की से होगा मुकाबला। और ऑस्कर में हुई नाटू नाटू की एंट्री। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हुआ RRR का मशहूर गीत। भारत की 2 डॉक्यूमेंट्रीज ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्पर समेत एक शॉर्ट फिल्म भी ऑस्कर की दौड़ में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अतिथि राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी भाग लेगा। इसके पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में 30वें भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा भी किया था। भारत और मिस्र इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल अल-सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी की अगवानी की। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने मिस्र और भारत के संबंधों की सराहना की। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी ने कहा कि मिस्र और भारत के संबंधों की विशेषता संतुलन और स्थिरता है। हमने रचनात्मक विकास देखा है। हम सभी बहुत सकारात्मक रूप से विकसित हो रहे हैं। واسمحوا لي لكم ان العلاقات المصريه والهنديه عبر عقود كانت بتتسم دايما بالتوازن والاستقرار، والحقيقه كانت لم تصادفها خلال هذه السنوات الطويله الا العلاقات الطيبه
والمتطورة والدور الجيد في السياسة الدولية. मिस्र राष्ट्रपति ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। अल सीसी के साथ मिस्र के एक जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी दौरे पर आए हुए हैं भारत के। विदेश मंत्री से इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में आपसी हितों समेत कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। मिस्र के राष्ट्रपति सीसी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम अपना संदेश देंगी। इसका सीधा प्रसारण शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क्स पर किया जाएगा। इसके तुरंत बाद संबोधन के अंग्रेजी पाठ का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के संबोधन के पाठ को रात 9:30 बजे अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क्स पर भी दूरदर्शन प्रसारित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ परिवारों तक नल का पानी पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, एक महान उपलब्धि, भारत के लोगों तक हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया गया। इन सभी को बधाई जो इस पल से लाभान्वित हुए हैं और इस मिशन को सफल बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों को भी अभिनंदन। खबर लखनऊ से, जहां के वजीर हसनगंज मार्ग पर 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट ढह जाने के बाद लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। पूरी रात यहां प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी रहीं। इमारत में 14 से 15 परिवार रह रहे थे। अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोगों को निकालने की जद्दोजहद चल रही है। इस बीच मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अलाया अपार्टमेंट के मालिक मोहम्मद तारिक, नवाजिश शाहिद और बिल्डर्स यजदान पर तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि शहर में यजदान बिल्डर्स की बाकी इमारतों को भी चिन्हित कर उनकी जांच की जाए और अगर उसमें कोई अवैध निर्माण की स्थिति दिखाई देती है तो उसे फौरन ध्वस्त कराने की दिशा में कदम उठाया जाए। रात को 5:30 बजे 2 और लोगों को सकुशल निकाला गया था। अभी ऐसी संभावना है जो लोग निकाले गए हैं उनके द्वारा जो क्लू दिए गए हैं वो ऐसी संभावना है कि 3 और लोग इसके अंदर हो सकते हैं। उसमें अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके सर्च हो जाए, वहां तक पहुंच हो जाए। 14 लोग अभी तक टोटल रेस्क्यू हुए हैं, जिसमें एक पर्सन जो एडमिट हुआ था उसको रात में डिस्चार्ज कर दिया गया था और बाकी 10 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, बाकी डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 14 लोग जो निकाले गए थे अभी सभी सुरक्षित हैं। 3 लोग जो संभावित हैं अभी अंदर हो सकते हैं, उनको भी सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। और अब बात लखीमपुर मामले की, जिसमें आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को सशर्त 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रदर्शनकारी किसानों को भी जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। अदालत ने जमानत के बाद आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश या एनसीआर में नहीं रहने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आशीष को जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया था। तत्कालीन सीजीआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट से मामले की दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा था।
दूसरी बार सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आशीष मिश्रा ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अनिल एंटनी ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था। अनिल एंटनी ने ट्वीट कर अपने इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था। अनिल एंटनी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध में ट्वीट कर कहा था कि जो लोग ब्रिटिश प्रसारक और ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों का समर्थन करते हैं और उन्हें जगह देते हैं, वे भारतीय संस्थानों पर एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं, क्योंकि 2003 के इराक युद्ध के पीछे जैक स्ट्रॉ का दिमाग था। अनिल एंटनी ने AICC सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिजिटल मीडिया के समन्वयक के पद से इस्तीफा दे दिया। BBC documentary, I did say that it comes from certain place and we should be a little cautious about it, and it was a very innocuous and observation, I would say. But then sadly what happened is, let's say after that next few hours I had a lot of calls from many places, a lot of text messages saying that I should retract my tweet. And I do think that somebody who like end of the day, these kind of people, I do feel that from where I come from, I don't think that these are the kind of people I should be working with, and I think this is very disappointing to see where this has reached. This is my personal decision which I had taken after a lot of thought, and I do think this is the best course of action. आज हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बने आज 53 साल पूरे हो गए। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य के रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल की जनता को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सभी हिमाचल वासियों को मेरी शुभकामनाएं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और अनेक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। मेरी मंगल कामना है कि वीरों की ये भूमि पर्यावरण और विकास का संतुलन बनाते हुए प्रगति के शिखर पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल की जनता को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, सभी हिमाचल वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नैसर्गिक सौंदर्य से समृद्ध इस प्रदेश के परिश्रमी लोग हमेशा देश सेवा में समर्पित रहे हैं। आने वाले समय में वे सफलताओं की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही कामना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थापना दिवस पर हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर वाली देवभूमि की निरंतर प्रगति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। और अब बात एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की, जो कि सैलानियों की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद का जो ऐतिहासिक स्थल है काठगोला पैलेस, उन्होंने उसका दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मौजूद ये खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है काठगोला पैलेस, जहां गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने दौरा किया। राजा राय बहादुर लक्ष्मीपत सिंह डूंगर ने इस महल का निर्माण कराया था। अब ये एक संग्रहालय है जहां डूंगर परिवार की विरासत को संजो कर रखा गया है। 3 मंजिला इस खूबसूरत इमारत में प्रयोग होने वाले तत्कालीन सामानों को संभाल कर रखा गया है। सैलानियों ने प्रांगण में स्थित जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी को समर्पित मंदिर को भी देखा, जिसे राजा राय बहादुर लक्ष्मीपत सिंह डूंगर ने अपनी मां रानी मेहताब कुमारी से प्रेरित होकर बनवाया। सैलानियों ने जैन मंदिर को भी बारीकी से निहारा और तत्कालीन इतिहास की घटना को समझने का प्रयास किया। It has more precise collection, which is mainly like utensils for living.
and the architecture is different as well. I mean, it's similar in some way, but inside you can see you can feel how the living was during colonial times, and it's wonderful to see that. संस्कृति मंत्रालय ने सैलानियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मंत्रालय की ओर से सैलानियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। Raibesi dance, which is performed by a group of male dancers. Raibesi dance belongs living traditional dance of word dances. Rai means royals and besi means bamboo. This was infant used by the soldiers of the Middle Ages. No song or sung or recited during these metal dances. This vigorous dance form include mock fighting and acrobatics. Dhol and chadbori are main instrument used. नए पड़ाव को पार करती हुई यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। हर दिन सैलानियों को भारत की एक अलग विरासत को जानने का मौका मिल रहा है। सैलानियों में भी इसे जानने का उत्साह है। MV गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने अपना जो आज का जो पड़ाव था वो डाला। ये जो लक्ष्मीपति डूंगरपुर ने बनाया था काठगोला बागान यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ रहा जाता था, रहन सहन किस प्रकार से होता था और किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्नामेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो जानने का प्रयास किया। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था, उसका भी उन्होंने आनंद लिया और निश्चित तौर पर एक खुशी जो थी उनके चेहरे पर देखते ही बन रही थी। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, काठगोला बागा। और बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकला MV गंगा विलास रिवर क्रूज अपनी 5 स्टार लग्जरी के लिए बेहद चर्चा में है। इसे देखने की तमन्ना लिए हर पड़ाव पर लोग खींचे चले आते हैं। DD न्यूज़ के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस क्रूज में क्या कुछ सुविधाएं हैं। तो हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास रिवर क्रूज में, और क्या है ये रिवर क्रूज और किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं वो सब आपको आज हम दिखाने वाले हैं। और पहली बार DD न्यूज़ पर आप ये चीज़ तस्वीर देखेंगे। हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई हैं और क्या क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ के स्विस सैलानियों को दी जा रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त MV गंगा विलास रिवर क्रूज़ के जो ओनर हैं राज सिंह, वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ कहा जा रहा है, तो क्या है यहाँ की खासियतें और किस तरीके से आप लोगों ने इसको मेंटेन किया? जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, एक जहाज़ से 2 रिवर सिस्टम्स को जोड़ने वाला सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है दुनिया में। दूसरी चीज़ क्या है कि गंगा विलास अगर आप देखें इंटीरियर में है, तो आप नीचे से आए हैं तो नीचे की कलर स्कीम्स देखिए और ऊपर की कलर स्कीम्स देखिए किस तरह से है। इसकी आर्ट देखिए, इसकी जो हर चीज़ है वो हाथ की बनी हुई है, हमारे कलाकारों की बनी हुई है। तो आप यहाँ डाइनिंग हॉल में आए हैं, देखिए कि इसकी कलर स्कीम्स क्या है, इसमें कितनी लाइट आती है, और यहाँ भी हर चीज़ जो है वो हाथ की बनी। जो फर्नीचर है आप देखिए वो भी अपना यहीं का है। ये देखिए कि ये कॉलोनियल नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, मुगल है, ये अपना पोस्ट इंडियन 50s का है। लाइट्स हैं ये भी हाथ की बनी हुई हैं, ये भी अलग प्रांतों से आई है। तो हर जगह की जो चीज़ है, और इसमें स्पेस देखिए किस तरह से हमने उसको बनाया है, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है ये गंगा विलास का डाइनिंग हॉल है। देखिए तो हमारे जो कलाकार हैं उनको उनकी कलाएं हैं, तो जब यहाँ आएंगी तो उनको उससे प्रोत्साहन मिलेगा, उनको ज़्यादा इनकम होगी, तो वो हमारे लिए देश के लिए अच्छा है। जैसा कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, हम उसी के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि उसी दिशा में आगे जाएँ। कॉरिडोर भी मैं देख रहा हूँ आपने कुछ खास डिज़ाइन किया है, इस तरह से लग रहा है। देखिए मैंने बताया ना कि हमारे जो इंटीरियर वाले हैं उन्होंने हर चीज़ हैंडीक्राफ्ट में काम लिया। तो ये जो कारपेट है ये मिर्ज़ापुर का बना हुआ है, यूपी का, और ये इससे कंबाइन करता है दोनों चीज़ों को। तो ये क्या है कि इट मेक्स अ ब्यूटीफुल पैटर्न। ये है सनडेक, तो यहाँ जब मौसम बहुत बढ़िया होता है और जब जहाज़ चल रहा होता है तो लोग यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि समुद्री जहाज़ों में जब आप समंदर में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है, बट यहाँ से तो पूरा सब चीज़ दिखता है दोनों तरफ से। तो यही फ़र्क है जो रिवर क्रूजिंग का, जो बहुत आनंददायी है। तो हमने आपको दिखाया दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, और ये भी बताया कि क्यों ये खास है और क्या खासियतें इसकी हैं। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, MV गंगा विलास रिवर क्रूज से।
और इस बार के गणतंत्र दिवस शिविर में एक सबसे कम उम्र के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के रूप में जो हिस्सा ले रहे हैं वो हैं राजस्थान निदेशालय के 3rd ऑफिसर नरेंद्र राणा, जो कि हर साल काफ़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स को इतना अभ्यास करवाते हैं कि उनका चयन हर साल गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए हो जाता है। एनसीसी के इस अधिकारी से खास बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान निदेशालय के एएनओ नरेंद्र राणा जी, जिन्होंने पहले एक एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस शिविर में हिस्सा लिया और अब एसोसिएट एनसीसी के रूप में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कैंप के अंदर। कैसा लग रहा है नरेंद्र जी? सर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। 2018 में मैं एक कैडेट आया था, अब एज एएनओ आया हूँ और मैंने बहुत ही मेहनत की है सर। मैंने अब तक मैंने 40 से 42 कैडेट आरडीसी भेज दिए हैं। मैंने तैयारी करवाई है बहुत ही अच्छे और उसने अच्छा किया है। और इस बार एक मेरी टाइगर सेना का एक बच्चा है जो ऑल इंडिया राजपथ प्लाटून कमांडर है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने इतना अच्छा मेहनत किया और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमेशा ये चाहूँगा कि और मैं हर साल 10 से 12 कैडेट फिर आरडीसी से 4 मंथ पहले मैं बच्चों को प्रिपेयर करवाता हूँ और उनको फ्री में उनको जो भी शूज़ है उनके फीस वगैरह पे करता हूँ और बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में उसकी पूरी मेहनत हेल्प करता हूँ। राणा जी, आपको टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, टाइगर के नाम से क्यों? सर जब मैं सीनियर रैंक ऑफिसर था तो थोड़ा चटक था, बहुत तेज़ था और इसीलिए मुझे मेजर जनरल साहब ने मुझे मेरा नाम टाइगर दिया है। बोले नहीं, ये अपनी यूनिट का राजस्थान का बहुत बड़ा अच्छा कैडेट है, इसलिए मेरा नाम टाइगर दिया सर। पहले कैडेट के रूप में, अब आप एएनओ के रूप में, कितना अंतर मानते हैं? बहुत अंतर, रात दिन का अंतर मानता हूँ। एक कैडेट होता है सर एक नॉर्मल, और आज एक ऑफिसर आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि एक मैंने कैडेट की ज़िंदगी जी है तो मुझे पूरा पता है कि कैडेट क्या है, उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे समझाना है, उसको कैसे यहाँ तक लाना है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत मेहनत की है सर। तो ये थे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर नरेंद्र राणा जो राजस्थान निदेशालय से आए हैं। यहाँ आकर काफ़ी उत्साहित हैं। इनका नाम टाइगर पड़ा हुआ है। टाइगर इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये खुद भी टाइगर की तरह जीते हैं और अपने एनसीसी कैडेटों को तैयार करते हैं ताकि वो लगातार मेहनत करके इस 26 जनवरी कैंप तक पहुंच सकें। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गणतंत्र दिवस परेड हर साल की तरह इस साल भी बेहद खास होने वाला है। इस साल बीएसएफ ऊंट पर सवार दस्ते में पहली बार महिलाएं भी शामिल होने जा रही हैं। बेहद ही खास शाही पोशाक में महिला प्रहरी कर्तव्य पथ पर ऊंट की सवारी करते हुए पुरुष सुरक्षा बलों के साथ कदम ताल करेंगी। बीएसएफ ऊंट दस्ते के लिए महिला प्रहरियों की पोशाक में राजस्थान की संस्कृति झलकेगी। इस महिला ऊंट दस्ते में 20 से अधिक बीएसएफ की महिला प्रहरी सवार होंगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस हर साल वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। महिला महाविद्यालय जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक अंग है जहां छात्राएं पढ़ती हैं, इस बार स्थापना दिवस के आयोजन में महिला महाविद्यालय की छात्राओं, शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने मिलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत गाया। एनसीसी बीएचयू से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार आज हमारी महिला महाविद्यालय में मालवीय जी को याद करके पहली बार सभी ने मिलकर कुलगीत गाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खास अनुभव था कि हमें इसका हिस्सा बनने का मौका मिला और हमें वाकई में अपने विश्वविद्यालय पर, मालवीय जी पर, और हम इस विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं, हमें इस बात पर आज काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र राष्ट्रपति अल-सीसी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत मिस्र सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में अन्य अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। तो बहुत अहम ये बैठक है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये पहली बार है कि जो मिस्र के राष्ट्रपति के तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में अब्दुल अल फतेह सीसी को
इस बार मुख्य अतिथि बनाया गया। और जब हम भारत और मिस्र के रिश्तों की बात करते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें साझेदारी मजबूत होती जा रही है इन दोनों ही देशों के बीच, जहां हम बात कर रहे हैं सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, आईटी, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स। और पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो देश रक्षा और कृषि क्षेत्र जो है इन दोनों सेक्टर्स में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, साझेदारी के साथ आगे जा रहा है। और मिस्र के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए कैसे G20 की अध्यक्षता के दौरान हमने देख रहे हैं कि मिस्र को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और मिस्र परंपरागत रूप से भारत के सबसे महत्वपूर्ण अफ्रीकी व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हम बात करें हाल ही के वर्षों में तो व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगर हम दोनों ही देशों का जिक्र करते हैं, अगर अभी वर्तमान भारतीय निवेश का हम जिक्र करें तो भारत मिस्र में सबसे बड़े निवेशक के तौर पर उभर कर सामने आया है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार कैसे दोनों देश अपने इन रिश्तों को एक मजबूती के साथ ऊष्मता और ऊर्जा का संचार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमने सुबह भी मिस्र के राष्ट्रपति को कहते हुए सुना कि भारत आकर उनको ये सम्मान बहुत बेहद गौरवशाली पल है उनके लिए। और क्योंकि 75 साल भारत मना रहा है अपने राजनयिक संबंधों की, ऐसे में अब्देल फतेह अल सीसी जो कि राष्ट्रपति हैं मिस्र के, उनका गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना, ये एक वो अवसर है जो देश के सुरक्षा संबंधों और साथ ही साथ कूटनीतिक लिहाज से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उन्हें और प्रगाढ़ बनाता है और बहुत अहम आगे लेकर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहे। मिस्र उन कुछ देशों में से एक है, जब कोरोना संकट आया था तो भारत उस दौरान मिस्र ने कोरोना संकट के दौरान भारत को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया करवाई। तो सबसे हम कह सकते हैं ये खुशी देने वाली बात यह है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के 3 दिन बाद ही दोनों देशों ने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। तो उस लिहाज से आप मान सकते हैं कि ये कितना अहम है कि आने वाला जो ये 2023 का ये जो साल है, यानी कि साल कई ऐसे आयाम दोनों देशों के बीच स्थापित करेगा कि कैसे एक नया युग शुरू हो सकता है दोनों देशों के संबंधों को लेकर। क्योंकि जिन हम तमाम सेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अपने आप में बेहद अहम है। रोजगार के मोर्चे के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिहाज से जब हम बात करते हैं, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, और भारत को आज दुनिया भर के तमाम देश एक फैसिलिटेटर के रूप में देख रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देख रहे हैं। तो उस लिहाज से आप देख रहे हैं आज जो द्विपक्षीय बैठक हुई है जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ ही देर में जब हम देखेंगे कि जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट होगा, ये कौन से वो अहम समझौते रहे, कौन सी वो अहम बातें रही जिस पर आज ये जो बैठक है वो हुई है। तो जिस तरह से हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए हम मिस्र से क्या कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में, आईटी में, बुनियादी ढांचे में, उस लिहाज से मजबूत हो रही है दोनों देशों के बीच ये साझेदारी। और बात ऑस्कर से जुड़ी हुई, RRR जब से रिलीज हुई तब से हर तरफ इस फिल्म की तारीफ हो रही है। इस फिल्म ने अब तक कई खिताब अपने नाम किए हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। अब फिल्म के बेहद मशहूर हो चुके गीत नाटू नाटू की ऑस्कर में एंट्री हो गई। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 के नॉमिनेशंस में SS राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने अपनी जगह बना ली। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया। MM कीरवानी के इस गाने को कंपोज किया है यह उनके द्वारा, जबकि गीत जो है यानी लिरिक्स हैं उसके वो चंद्र बोस ने लिखे हैं। गाने को सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं बल्कि ऑस्कर में जीत का भी बहुत अहम दावेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि नाटू नाटू गाने ने लेडी गागा और रीरी के सॉन्ग्स को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीड्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म्स कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। ये दो भाइयों की कहानी है जो उनके जीवन का मकसद दर्शाती है। मकसद है पक्षियों का इलाज करना।
Next up, the nominees for Best Documentary Feature Film. Valni. और फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज बड़ी सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं लड़ेगा, उसकी आवाज हम करें। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुड़गुप्त में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से, हर पल डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर
नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से घरेलू शेयर बाजार पर आज लगातार दबाव की स्थिति नजर आ रही है और आज के कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा वैसे वैसे शेयर बाजार पर दबाव देखा जा रहा है। शुरुआती 1 घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से कम की गिरावट देखी गई और सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी में भी दबाव के साथ कारोबार होता हुआ। जो तमाम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है वहां पर गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। अंक है निफ्टी वो 24 अंक गिरकर 18,093 पर खुला और बाजार की शुरुआत ही बिकवाली के साथ हुई और निफ्टी की चाल लगातार जो है वो लुढ़कती हुई नजर आ रही है। फास्टैग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2022 के दौरान राज्य राजमार्ग शुल्क प्लाजा सहित शुल्क प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से कुल टोल कलेक्शन लगभग 50,000 करोड़ रुपए था, जो 2021 के 34,000 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 40% की वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर 2022 में राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से औसत जो दैनिक टोल कलेक्शन है वो 134 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा और एक दिन का उच्चतम कलेक्शन 24 दिसंबर 2022 को 144 करोड़ के पार पहुंच गया। अब तक जारी किए गए 6 करोड़ से ज्यादा फास्टैग्स जो हैं उनकी वजह से फास्टैग सक्षम शुल्क प्लाजा की कुल संख्या पिछले वर्ष 2021 के 922 की तुलना में 2022 में बढ़कर 1,181 तक पहुंच गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान से आ रही है, जहां आर्थिक और बिजली संकट के साथ राजनीतिक संकट भी गहराता जा रहा है। अब चुनाव आयोग को धमकी देने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे लेकर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाम समर्थकों में आक्रोश नजर आ रहा है और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने बीते दिनों चुनाव आयोग की खुलेआम उन्हें एक धमकी दी थी। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अपने भाषण में आग उगली थी। उनके भाषण को चुनाव आयोग ने धमकी का रूप दिया है, धमकी करार माना। इस धमकी के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कोसर थाने में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान के सूचना मंत्री रह चुके हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच समुद्र में आज सुबह एक मालवाहक जहाज तेज हवाओं के कारण डूब गया, जिसमें चालक दल के 13 सदस्यों को बचा लिया गया। बचाव दल अभी भी 9 लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। जानकारी के अनुसार ज्विनत्यान नामक इस जहाज पर चालक दल के 22 सदस्य सवार थे, जो चीन और म्यांमार के नागरिक थे। जापान के तट रक्षक के अनुसार मंगलवार देर रात को जहाज से एक संकट कॉल जारी किया गया, जिसके बाद तट रक्षक ने तुरंत गश्ती जहाजों और विमानों से सहायता मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवास से गोपनीय दस्तावेज मिलने का मामला जो है अब उसको लेकर जांच शुरू हुई है कि अब पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के आवास से भी गोपनीय दस्तावेज मिलने की खबर सामने आई है। माइक पेंस के वकील के अनुसार इन गोपनीय दस्तावेजों की संख्या कम है और इन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि पेंस को अपने निजी निवास पर इन संवेदनशील या वर्गीकृत दस्तावेजों के बारे में कुछ नहीं पता था और वे संवेदनशील और वर्गीकृत जानकारी की सुरक्षा के उच्च महत्व को समझते हैं और किसी भी उचित जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये मामला 2009 और 2016 के बीच उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन के निजी कार्यालय और निवास पर पाए गए गोपनीय दस्तावेजों के मद्देनजर सामने आया। अमेरिका के शहर टेक्सास में एक बवंडर के आने से शहर में भारी क्षति हुई है। बवंडर ने शहर में कई घरों को नुकसान पहुंचाया और उसके कारण कई पेड़ गिर गए, छतें ढह गईं और सड़कें मलबे से गिर गईं।
हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा क्षेत्र में एक बवंडर आपातकाल भी जारी किया गया है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस वक्त वो संबोधन दे रहे हैं कार्यक्रम में। आइए चीजें चलते हैं। In the great journey of Indian elections and the democracy. Actually मतदाता के बाद पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में उनका निरंतर सहयोग प्रशंसनीय है और आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति से हम अभिभूत हैं और आशान्वित हैं कि आगे कंसेंसस बेस्ड जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। आयोग की एक सबसे बड़ी धरोहर है और वह है आयोग की निष्पक्षता और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर सबका ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द लीगेसी विच इज आवर बिगेस्ट असेट। और यह जो लीगेसी हमारी बनी है, दिस इज नॉट टुडे, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर सीनियर्स many of whom are present here. That's the legacy which they have given to us. And यह निष्पक्षता की जो लीगेसी है इसको आगे बढ़ाने की कितनी जिम्मेदारी है इससे हम भली भांति वाकिफ हैं। And also we stand committed to take it further, to deepen it, to strengthen it. Electors in India have increased from about 17 crores in 51 to about 94 crores. But still, as mentioned earlier, we have around missing 300 crore voters for variety of reasons. Those reasons are urban apathy, youth apathy, domestic migrants, many other reasons. We are committed that we'll make environment such that everybody is empowered, gets a chance, facilitation, awareness, motivation to come to the booth. And we have started our work. And for this, it is also necessary that our electoral rolls are fully inclusive and it represents the entire panorama of the Indian voters. So just to give you a glimpse, करीब 1.5 करोड़ मतदाता हैं हमारे रोल में जो 18 से 19 वर्ष के हैं। Just some of them, madam has given the voter ID card today. और 80 वर्ष से मतदाता ऊपर हैं जो करीब 2.5 करोड़ हैं हमारे रोल्स में, जिसमें से करीब 3 करोड़ 100 वर्ष से भी ऊपर के हैं। तो पूरा इलेक्टोरल रोल एक पैनोरेमा है जो पूरी एक मोज़ेक है जिसमें 18 से लेकर 100 वर्ष के ऊपर तक के मतदाता हैं। और इस उत्सव में, फेस्टिवल में दे ऑल कम। आज उन सब मतदाताओं को नमन का दिन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का दिन है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज बनाने का बीड़ा उठाया है कमीशन ने, पहले से चल रहा है। रैंप्स, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, शेड्स, टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अब हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि इन स्कूलों में जो भी ये रैंप्स और जो भी सुविधा हम बनाते हैं उसको टेम्परेरी की जगह परमानेंट बनाएं, ताकि कमीशन की तरफ से उन स्कूलों में एक गिफ्ट भी और बच्चों को टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी सब मिले। ये हमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करने से भी बचाता है। यंग वोटर्स जो यूनिकली प्लेस्ड हैं आफ्टर in this century, those who are born around 2000 will remain and keep guiding this entire century. तो जो आज जो 2000 से 1-2 साल इधर उधर लोग बच्चे जिनको नेक्स्ट जेन भी बोलते हैं जन्म लिए हैं, वो सब इस पूरी सेंचुरी इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते रहेंगे। देयर स्टेक इज हाईएस्ट इन द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसीज एंड वी अर्ज all the voters, young voters especially, to not get disheartened but to come forward in many forms and always to the booth. हम आप सभी के लिए, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं, एक गीत का इस मेरे एड्रेस के बाद स्क्रीन करेंगे। इस अवसर पर मैं सुभाष घई जी को जो यहाँ मौजूद हैं अपने 9 कलाकारों के साथ, वर्ल्ड रिनाउंड कलाकारों के साथ, और बहुत सारे यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो आप इसमें देखेंगे। हमने इसको 12 भाषाओं में बनाया है। सबको अलग अलग पूर्ण रूप से दिखाया जाएगा जो 1 बजे के बाद आज चालू होगा, लेकिन अभी 12 भाषाओं का एक मिश्रण, जस्ट ए सैंपल, विल बी डिस्प्लेइंग इट हियर, which brings the entire diversity, socio-economic, cultural, geographical, to the fore, with the request to the voter that how much powerful you are.
मतदान एक अनूठा अनुभव है और माननीय विधि और न्याय मंत्री जी लगातार जो कमीशन ने रिफॉर्म्स एजेंडा भेजा है उसके लिए मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं. आई एम हैप्पी टू शेयर दैट large number of reforms which were proposed and are still pending consideration. He is devoting personal time and has taken 4-5 marathon meetings, and I am sure in times to come soon we'll see battery of reforms under the able guidance of the Honorable Minister. मतदान राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इस बार हमने थीम रखा है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम. Nothing like voting, I vote for sure. With this, I thank you all. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और देवी सर, आप सुन रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त को जो कि कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे और कैसे मतदाता दिवस जो ये आज मतदाता दिवस है उसके रूप में इस कार्यक्रम को निर्वाचन आयोग द्वारा ही आयोजित किया गया. उसमें बहुत अहम बातें उन्होंने कही कि किस तरह से जो मतदान केंद्र हैं उन पर लगातार सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और खास तौर पर युवाओं का आह्वान एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया और कहा कि किस तरह से अपने मताधिकार के इस को प्रयोग करें और आकर वोट डालें. और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं तो इससे उम्मीद बढ़ती है, मिलती है कि आने वाले दिनों में जो ये साल है इसमें कई ऐसे राज्यों हैं जिसमें विधानसभा चुनाव होने हैं तो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी, जिसका जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी किया. और ये भी कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो लोगों की रग रग में है और 40 से ज़्यादा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे. और निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से इस कार्यक्रम में ये भी अपनी तरफ से दर्शाने की कोशिश की कि एक थीम सॉन्ग अभी कुछ ही देर में उसका अनावरण किया जाएगा और जिस थीम के जरिए कि वोटिंग से बढ़कर और उससे बेमिसाल कुछ नहीं है. लगातार जो निर्वाचन आयोग है वो ये कोशिशें कर रहा है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर अपने इस मत अधिकार का प्रयोग करें. इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम और भी अपडेट्स हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे, लेकिन रुक करते हैं अगली खबर का जो कि श्रीलंका से है. तो श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कोलंबो में जो रॉक बैंड कॉन्सर्ट है उसका आयोजन किया. भंडार नायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित रिदम ऑफ हार्मनी नामक कॉन्सर्ट में नागालैंड के यूडीएक्स और श्रीलंका के स्टिग्माटा बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी. श्रीलंका में पहली बार किसी भारतीय बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी है. इस कॉन्सर्ट में श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया. कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के सांस्कृतिक इकाई स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने इस कॉन्सर्ट का आयोजन किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कहा कि भारत और श्रीलंका में प्रजातंत्र और जो विविधता है उसका महत्व बहुत ज्यादा है. India is a growing, vibrant economy, is a vibrant and diverse democracy. And so is Sri Lanka, our closest neighbor. Diversity and democracy are two things which both of us, India and Sri Lanka, live by and live for. खबर न्यूजीलैंड से जहां लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. जेसिंडा अर्डन के पिछले सप्ताह इस्तीफा देने की घोषणा के बाद हिपकिंस को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मिलने के लिए मंगलवार को जॉर्डन की यात्रा की. इन दोनों नेताओं ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की स्थिति को लेकर चर्चा की. जॉर्डन के शाही दरबार ने कहा कि शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने इजरायल से पवित्र स्थल में यथास्थिति का सम्मान करने और इसका उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया. अल अक्सा मस्जिद को यहूदी और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग पवित्र स्थल मानते हैं. मुसलमान द्वारा इसे
नोबल सेंचुरी और यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट कहा जाता है। हाल ही में इजराइल के सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गविर ने अल-अक्सा मस्जिद का दौरा किया, जिसकी कई इस्लामिक देशों ने निंदा की। नेतन्याहू के कार्यकाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। खबर अमेरिका से, जहां गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वॉशिंगटन के याकिमा शहर में गोलीबारी की घटना सामने आई। याकिमा शहर के एक सुविधा स्टोर में एक युवक ने अचानक फायरिंग कर दी और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। इससे पहले कैलिफोर्निया के हाफ मून बे शहर में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि अमेरिका में इस साल अब तक 24 दिन के भीतर सामूहिक हत्याओं में 39 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 के बाद से अमेरिका में 2700 से अधिक लोगों की सामूहिक हत्याएं हुई और उनमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का आह्वान किया, ताकि अमेरिकी समुदाय, स्कूल, कार्यस्थल और घरों को सुरक्षित रखा जा सके। कैलिफोर्निया में 48 घंटे के भीतर 2 सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने इन दोनों हमलों में हुई मौतों पर दुख जाहिर किया। गोलीबारी की 2 अलग-अलग घटनाओं में करीब 17 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हैं। Finally, our hearts are with the people of California. They've been a rough couple days. I just got back from spending time with Gavin Newsom on the floods and the devastation that occurred, and then on top of that, we see what's happened. यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रात के वीडियो संबोधन में कहा कि यूक्रेन को 10 या 15 टैंक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में टैंक्स की जरूरत है। उन्होंने पश्चिमी देशों से आग्रह किया कि रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को सैकड़ों टैंक मुहैया कराए जाएं। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के इस दावे को भी दोहराया कि रूस आक्रामकता की एक नई लहर की योजना बना रहा है, जिसके संकेत यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में डोनबास क्षेत्र में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में बखमुख में पूर्वी शहर के आसपास लड़ाई हाल ही के हफ्तों में तेज हो गई। रूस ने वहां अपने अभियान में कई सफलताओं का भी दावा किया है। रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन ने भ्रष्टाचार के मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिलो टिमोशेंको को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा एक शीर्ष सलाहकार, 4 उप मंत्रियों और 5 क्षेत्रीय गवर्नर्स को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। इन अधिकारियों का निलंबन ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया गया है। लगभग 1 हफ्ते से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार करने वालों से इस्तीफे पर साइन करवा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन को M1 अब्राम युद्धक टैंक भेजने के लिए अमेरिका तैयार हो गया। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि M1 अब्राम युद्ध टैंकों को भेजा जाएगा। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि 30 टैंकों को भेजे जाने पर आज ऐलान हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि अब्राम युद्धक टैंक की खरीद यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल के नाम से की जाएगी, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को अमेरिका के हथियार भंडार से हथियार हासिल करने की अनुमति देता है। यूक्रेन का कहना है कि भारी बख्तरबंद पश्चिमी युद्धक टैंक उसके सैनिकों को एक नए रूसी आक्रमण से पहले अधिक गतिशीलता और सुरक्षा देंगे। उनका मानना है कि इन टैंकों की मदद से रूस के पास मौजूद कुछ क्षेत्रों को फिर से हासिल करने में यूक्रेन की मदद की जा सकती है। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तुर्की ने नॉर्डिक देशों के साथ स्वीडन और फिनलैंड के नाटो सदस्यता आवेदन पर वार्ता को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने स्वीडन को चेतावनी देते हुए कहा था कि स्वीडन को नाटो की सदस्यता के लिए तुर्की के समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए तुर्की सहित
नाटो के सभी मौजूदा सदस्यों की मंजूरी की जरूरत है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के लिए अपने समर्थन को जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। नेड प्राइस ने कहा कि तुर्की के साथ त्रिपक्षीय वार्ता बाधित होने के बाद फिनलैंड और स्वीडन जल्द नाटो में शामिल हो सकते हैं। रुक करते हैं खेल की खबरों का। उससे पहले खबर उत्तर कोरिया से, जहां की राजधानी प्योंगयांग में सांस से संबंधित बीमारी के मामले बढ़ने लगे। इसके चलते अधिकारियों ने प्योंगयांग में 5 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। अधिकारियों ने कहा कि शहर के निवासियों को रविवार के अंत तक अपने घरों में रहने की जरूरत है। उसके साथ ही लॉकडाउन से पहले लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी की। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय जोड़ी का सामना अंतिम 4 में अमेरिका के डोसेरे क्रॉक्जिक और ब्रिटेन के नील सपूस्की की जोड़ी के साथ। इससे पहले सानिया और बोपन्ना की जोड़ी का सामना क्वार्टर फाइनल में लात्विया की येलेना ओस्टापेंको और स्पेन के डेविड वेगा हर्नांडिस की जोड़ी के साथ था। बेलारूस की 5वीं वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली। सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल मैच में क्रोएशिया की 26 वर्षीय खिलाड़ी डोना वेकी को 6-3, 6-2 से हरा दिया। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल के ही एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में पोलैंड की माग्डा लिनेट ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। लिनेट ने चेक गणराज्य की कैरोलिना पिल्स्कोवा को 6-3, 7-5 के अंतर से हराया। बात करते हैं हॉकी को लेकर। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का दौर जारी है। अंतिम 4 में पहुंचने के लिए खेले जाने वाले आज दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड का सामना जर्मनी से होगा। वही दिन का दूसरा मुकाबला नीदरलैंड और कोरिया की टीम के बीच खेला जाएगा। ये दोनों मैच भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज के तीसरे मुकाबले को भारत ने 90 रन से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया है और इंदौर में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 386 रन का विशाल लक्ष्य रखा। भारत के रोहित शर्मा और शुभमन गिल शतकीय पारी खेलते हुए पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी निभाई और अपनी पारी में रोहित ने 101 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 112 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्लेयर टिकनर और जैकब डबी ने 3-3 विकेट लिए। वहीं भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 295 रन पर सिमट गई और मैच 90 रन के बड़े अंतर से हार गई। न्यूजीलैंड के लिए डिवेन कॉनवे ने 138 रन की पारी खेली और भारत के लिए कुलदीप और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेट झटके। इस सीरीज को जीतने के साथ भारत वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया। आईसीसी ने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान किया, जिसमें भारत की ओर से केवल एक खिलाड़ी को जगह मिली। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस टीम में शामिल हो चुके हैं। वहीं बेन स्टोक्स को आईसीसी ने कप्तान बनाया। आईसीसी द्वारा चुनी गई टीम में उस्मान ख्वाजा और क्रेग ब्रेथवेट को ओपनर के तौर पर शामिल किया गया। आईसीसी ने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में 11 खिलाड़ियों को शामिल किया, जिन्होंने साल 2022 में गेंदबाजी या बल्लेबाजी का शानदार खेल दिखाया है। भारतीय शटलर प्रियांशु राजावत ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली। बी साई प्रणीत समेत अन्य भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग दौर में ही बाहर हो गए। ओडिशा ओपन सुपर 100 के फाइनल में जगह बनाने वाले प्रियांशु ने पहले मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर स्वेंसन को 21-10,
21-13 से पराजित किया। इसके बाद उन्होंने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव को 21-17, 21-19 से हराकर मुख्य दौर में जगह बनाई। वहीं मिश्रित युगल में सिक्की रेड्डी और रोहन कपूर ने चीनी ताइपे की पोली और चांग यिंग को 21-15 और 21-18 से हराकर प्रतियोगिता के मुख्य ड्रॉ में पहुंचने में सफलता हासिल की। और बात सिनेमा जगत की जुड़ी हुई अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म सेल्फी की, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया। सेल्फी की कहानी एक सुपरस्टार की और उनके सबसे बड़े फैन की है। आइए देखते हैं। 2 OTT की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी कर रहा हूं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म सेल्फी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में कॉमेडी का भरपूर तड़का रखा गया है, साथ ही कुछ इमोशनल सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं। सेल्फी की कहानी एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन के बीच सेट की गई है। सेल्फी के ट्रेलर में दिखाया गया है कि अपने चहेते सुपरस्टार के लिए मर मिटने को तैयार रहने वाले प्रशंसक के आत्मसम्मान को जब चोट पहुंचती है तो तब उसे क्या महसूस होता है। सबके सामने अपनी यही चोट दिखाना चाहते थे ना तुम, कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आ गया RTO। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटा एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना। विजय सर सबके लिए हीरो होंगे और मेरे हीरो आप हो। विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है। अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। जिस पब्लिक ने आसमान पे चढ़ा है वही पब्लिक उस सितारे को जमीन पे लेके आएगी। कॉमेडी के तड़के के साथ इस एक्शन ड्रामा फिल्म में नुसरत भरूचा और डायना पेंटी भी नजर आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ फैंस अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की जोड़ी की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। दर्शक इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सेल्फी सिनेमा घरों में 24 फरवरी को रिलीज होगी। क्या फालतूगिरी चल रही है? पिंटी अगर विजय सर के डांस नंबर के बारे में कुछ कहा ना तो अपना डिवोर्स हो जाएगा। और अब बात करते हैं साइंस हब से जुड़ी हुई, और उस अंक में हम जानेंगे कि भारत के अपने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है भारोस OS, और इसे IIT मद्रास ने बनाया है और इससे करीब 100 करोड़ स्मार्टफोन जो यूजर्स हैं उन्हें फायदा पहुंचेगा। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। और आगे कुछ सीधे चलते हैं हैदराबाद हाउस, जहां पर हम देख सकते हैं कि अभी ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट होने वाला है। हम जानते हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं।